हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट, मैं हूं पूर्णिमा चौहान और आज हम आए हैं विधिज्ञा इंस्टीट्यूट और हमारे साथ हैं मिस्टर मुकेश द्विवेदी सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जुडिशरी एस्पिरेंट को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या कॉमन मिस्टेक है जो उन्हें नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि एक लॉ स्टूडेंट को जुडिशरी प्रिपरेशन एलएलबी के किस ईयर से स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल किसी भी जुडिशरी के प्रिपरेशन के अंतर्गत किस वर्ष से हमें शुरू करना चाहिए, तो इसको हम दो पार्ट्स में देखना है। पहला तो ये समझ लें कि स्टूडेंट जो है वो 5 ईयर लॉ कोर्स ऑप्ट कर रहा है या वो 3 ईयर लॉ कोर्स में है। अगर 5 ईयर लॉ कोर्स है तो उनके लिए जो एक डिसेंट टाइम कहा जाएगा वो मुझे लगता है कि अपने 4th ईयर या 3rd ईयर से उन्हें इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और अगर वो 3 ईयर एलएलबी में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर उन्हें 2nd ईयर से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। इसमें एक फैक्ट मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप लॉ ग्रेजुएशन के पीरियड ऑफ टाइम में हैं और उस दौरान आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसमें आपको थोड़ी हेल्प एडिशनली भी मिलती है। यानी कॉलेज के जो लॉ सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसमें भी आपके जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उन पर क्लैरिटी मिल जाती है। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो एक टाइम स्केल है उस टाइम स्केल को समझने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने में, इन सब में आप प्रीवियसली ही पहले प्रिपेयर्ड हो जाते हो। तो ऐसी कुछ अन्य चीज़ें हैं जो आपको बहुत हद तक इसमें हेल्प कर देती हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अर्ली पोजीशन में ही रखना चाहिए। सर, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या जुडिशरी सेल्फ स्टडी से क्रैक किया जा सकता है या कोचिंग लेने की ज़रूरत है? डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी पर्सन के लिए, स्टूडेंट के लिए एक सीढ़ी की तरह होती है जो आपको उस ऊंचाई तक आसानी से पहुंचाती है, लेकिन उसके आगे की दौड़ अर्थात मंजिल की दौड़ तो आपको खुद ही दौड़नी है। अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो सेल्फ स्टडी हमारे स्वयं पर आत्मनियंत्रण या हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा परसिवरेंस कैसा है, ये हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको थोड़ा सा उस कॉम्पिटिटिव माहौल या एज को प्रदान करता है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से जो है कर सकते हैं। इसके साथ क्या आउटकम्स हैं, हमें किन्हीं भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सिलेबस में कितनी चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है, हमारी जो कौन सी ऐसे पार्ट ऑफ सिलेबस की चीज़ें जिन्हें हमें लीव आउट करना है, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें कंपटीशन के अंतर्गत कोचिंग के इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा आसानी से और जल्दबाजी में प्राप्त हो जाती हैं। इसे हम थोड़ा सा रीजनेबल टाइम के अंदर कंप्लीट कर। सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर कोई बिगनर है तो उसे प्रिपरेशन की शुरुआत किन सब्जेक्ट से करनी चाहिए? देखिए बेटा, इस पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस विषय पर सबसे ज़्यादा है। फंडामेंटली देखें तो कोई भी पर्टिकुलर लॉ स्टूडेंट अपने लॉ कॉलेज में सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या लॉ ऑफ टॉर्ट्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ता है जो उसके फंडामेंटल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे माने जा सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले लॉ सब्जेक्ट को समझना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आपको बेयर एक्ट पिक करना चाहिए, दैट इज़ द ओरिजिनल लेजिस्लेशन। और इसके साथ आप उन सब्जेक्ट्स को पिक करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट डिराइव होता हो। अगर आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ने में आनंद आता है तो आप फिर भारतीय न्याय संहिता को उठाइए। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को जानना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से जानना चाहते हैं तो आप उसे पढ़िए। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ उसके कमेंट्री बुक को जरूर देखिए, विशेषतः मेजर लॉज में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो या फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों ना हो। तो इन सब में आपको कमेंट्री बुक भी रेफर करनी चाहिए जो अमूमन लॉ सब्जेक्ट, लॉ ग्रेजुएशन के दौरान बच्चे काफ़ी कम करते हैं या शायद उन्हें कई बार जानकारी भी नहीं होती, तो उन्हें इस विषय में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो इट इज़ डिपेंडेबल अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सर, थैंक यू। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि करंट अफेयर्स को जुडिशरी के प्रिपरेशन के साथ कैसे इफेक्टिवली कवर किया जा सकता है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। वो इसलिए भी क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स में हमने देखा है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना या करंट अफेयर्स से अपडेट रहना, इन सब चीज़ों में काफ़ी रिलेक्टेंट रहे हैं। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आप सीरीज वाइज ऐसे समझिए कि आप डेली न्यूज़पेपर को अपने रीडिंग का हिस्सा बनाइए। लीगल अपडेट्स जरूर रखिए। इसके लिए आप किसी भी आजकल के जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, लीगल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक लाइव लॉ या बार बेंच, उनमें से किसी को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली मैगजीन पढ़ करके ही इसे पढ़ने का एक रूटीन बनाते हैं तो वो भी बेस्ट है। आप किसी भी अच्छी मैगजीन को रेफ़र कर सकते हैं, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण देखें, सिविल क्रॉनिकल्स देखें या फिर अदर किसी मैगजीन्स को ऑप्ट कर सकते हैं।
करंट अफेयर्स आज की डेट पर हर स्टेट जुडिशरी के अंतर्गत लगभग एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस के तौर पर इंक्लूडेड है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितने कम मार्क्स का आता है या कितने मार्क्स का आता है, महत्वपूर्ण ये है कि वो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो हमें उसके बारे में डेफिनेटली अच्छी जानकारी रखनी ही होगी अगर हम अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जुडिशरी एस्पिरेंट की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कॉमन मिस्टेक्स अगर हम देखें तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड अप्रोच का ना होना। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम पहले प्रीलिम्स के लिए तैयार हों, फिर हम मेंस के लिए रेडी हों और फिर हम अगले स्टेज के लिए रेडी हों। यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को जो है अपने प्रिपरेशन का भाग बनाना चाहिए, जहाँ पर आपके मेंस की प्रिपरेशन डे 1 से शुरू हो, आप मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। वहीं दूसरी ओर कुछ और मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन को हम लॉ स्टूडेंट्स में या जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं इनके बीच एक कमी देखते हैं, कमी पाते हैं। आप किसी भी विधा से हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हों, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हों, आपको दोनों लैंग्वेज में थोड़ा सा एक पुष्टता रखनी चाहिए। अगर आप दोनों वर्जन के बैरेट के वर्बेटिम्स को पढ़ते हैं तो इसमें आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, जो आपको यहाँ लैंग्वेज सेक्शन में मदद करती है। वहीं अगली मिस्टेक्स के तौर पर देखें तो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी न्यूमरस या नंबर ऑफ मॉक्स आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आप मेंस के लिए अपियर हो रहे हैं तो मेंस के लिए भी आपको आंसर राइटिंग की रिगरस प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अदर मिस्टेक्स अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप ये भी देखते हैं कि लॉ स्टूडेंट्स के बीच में केस लॉज को ठीक से प्रिपेयर ना करना या केस लॉज को याद रख पाने में, उसके साइटेशन को याद करने में कुछ डिफिकल्टी फेस करना या करना ही नहीं, दोनों ही चीज़ें देखने को प्राकट्य होती हैं। तो मैं इसके लिए भी सजेस्ट करूँगा कि आपको केस लॉज को अपने पढ़ाई का हिस्सा इम्पॉर्टेंटली बनाना चाहिए, उसको लीव आउट नहीं करना चाहिए कि ये कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की स्थिति में ऐसा नहीं है, जब हमारे क्वेश्चन पेपर्स के स्टैंडर्ड अब चेंज हो रहे हैं, अब हम जब पेयर एक्ट के डायरेक्ट प्रोविजन से एप्लीकेशन बेस्ड लॉ की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है आपसे कि स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए कम से कम? इस क्वेश्चन के जवाब में मुझे लगता है कि समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एफर्ट या फिर इफ़ेक्टिवनेस। आप लगातार 4 घंटे बैठे लेकिन उन 4 घंटों में इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं कर सके। आप 50 मिनट बैठे लेकिन 50 मिनट आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो दोनों में फ़र्क आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो आपको कंसिस्टेंट वे में 4 से 7 घंटे की पढ़ाई डेफिनेटली करनी चाहिए। अब इन 4 से 7 घंटों का डिवाइडेशन बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए एग्जामिनेशन कठिन हो जाएगा। वीकली रिवीजन या संडे का रिवीजन या कोई भी स्पेसिफिक डे फिक्स करके आप उसमें रिवीजन करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो एक लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन का जवाब है कि आप अगर इसे घंटों में बांधना चाहते हैं, समयों में बांधना चाहते हैं, तो इसे आप 4, 5 to 7 आवर्स रखिए, लेकिन ये कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए और डिसिप्लिन वे में होना चाहिए, शेड्यूल्ड होना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जुडिशरी प्रिपरेशन में मॉक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉक टेस्ट, और ये कब से देना स्टार्ट करना चाहिए? मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग मैं इसे 2 वर्गों में डिवाइड करूंगा। एक तो ये कि आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको किसी भी लॉ सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आप जब उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लगातार पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी टेस्टिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक मार्क्स का सवाल है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शनल वाइज हर तरीके से अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। इसमें आप जितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे सकें उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मॉक टेस्ट में आप ये तय करते हैं कि मैं किस प्रकार की गलतियां कर रहा हूं या कर रही हूं। जो गलतियां मुझसे हो रही हैं उसे नोट किया जाना चाहिए। किस तरीके की मिस्टेक्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सेक्शन वाइज मिस्टेक्स हैं, अर्थात बेरेट के प्रोविजन वाइज मिस्टेक हैं, ये इलस्ट्रेशन वाइज हैं, ये हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम वाइज हैं या अदरवाइज हैं। जो भी हैं उन्हें लिखिए, उन्हें ध्यान रखिए कि इस प्रकार की गलतियां दोबारा नहीं हो। दूसरा ये कि आप अपने स्कोर्स में कैसे एज ला सकते हैं, कहाँ पर आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो आप दूर करके और अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप इजी क्वेश्चंस रॉन्ग करते हैं तो आप सिलेक्शन से पहले ही दूर हो जाएंगे।
जहाँ तक मेंस के आंसर राइटिंग के अंतर्गत मॉक टेस्ट देने का सवाल है, वहाँ पर आपका जो एक आइडियल टाइम है वो मैं कहूँगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन की जो भी अनाउंस्ड डेट है उससे जो है 2 महीने पहले, या पूरी तरह से कहूँ तो अभी आजकल की स्थितियों में 45 से 50 दिन का ही समय आपको मिलता है पूरी मेंस की तैयारी में ही। तो आप जैसे ही अपने लिए कॉन्फिडेंट टाइम पाते हैं कि मेरा सब्जेक्ट लगभग कंप्लीशन में है और मैं अब टेस्ट के लिए रेडी हूँ, तो आपको उसी समय से तैयारी मॉक टेस्ट के लिए शुरू कर देनी चाहिए। प्रीलिम्स में आपके पास जो रेलिवेंट टाइम है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पार्ट ऑफ सिलेबस, आई थिंक यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर द मॉक टेस्ट। आपको तुरंत ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने शुरू कर देने चाहिए और जितने मैक्सिमम आप अटेम्प्ट दे सकें, दैट विल बी गुड फॉर यू। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है, क्या है, और उसकी क्या स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए? प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच डिफरेंस और उसकी स्ट्रेटजीज पहले ये जान लीजिए कि जुडिशरी के एग्जाम में 3 फेज या 3 स्टेज होते हैं। एक प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स की जो स्टेज है वो अपने आप में एक एलिमिनेशन स्टेज कही जा सकती है, जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं और उनको हम मेंस के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वहां पर हम उसे एक एलिमिनेशन प्रोसेस मानकर चल सकते हैं। मेंस का एग्जामिनेशन बहुत हद तक आंसर राइटिंग एग्जाम माना जाता है। प्रीलिम्स में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में आपको फैक्चुअली आंसर लिखना रहता है। अब इसमें स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए। अर्थात ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं कि वो पहले प्रीलिम्स के लिए तैयार करते हैं, जब उनका क्वालिफिकेशन प्रीलिम्स के लिए हो जाए, अर्थात वो क्वालिफाई कर जाए, तो फिर वो मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं और मेंस में आपको बहुत कम समय प्राप्त होता है उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए, जिसमें आप मेंस की तैयारी में ही प्रीलिम्स को कवर अप कर रहे हैं और उस रीजनेबल टाइम में आप दोनों के लिए साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग आपको करनी है, तो आंसर राइटिंग करने के लिए आपका जो कंसेप्ट है किसी भी लॉ के टॉपिक पर या किसी भी ऐसे कंसेप्ट पर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहना ही आपको सिलेक्शन की क्राइटेरिया तक नहीं ले जा सकता जब तक आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस ना कर लें। ये चाहे प्रीलिम्स के लिए हो और चाहे मेंस के लिए हो। तो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट थॉरली जो है पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। उसके साथ आपको थोड़ी कमेंट्री बुक भी प्रेफर की जानी चाहिए कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स पर जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और लैंग्वेज सेक्शन को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, विशेषतः ट्रांसलेशन या फिर आपका आर्टिकल राइटिंग या एसे राइटिंग। आजकल लगभग हर स्टेट जुडिशरी एग्जाम के अंतर्गत ये एक पार्ट ऑफ सिलेबस के तौर पर इंक्लूडेड है ही। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी और इन्हीं पर किसी भी स्टूडेंट को फोकस करना भी चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशरी क्रैक करना चाहता है तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? फॉर दिस क्वेश्चन आई विल सजेस्ट कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सबसे पहले। दूसरा, आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। आप 10 घंटे पढ़ें ऐसा मैं नहीं कहूँगा, आप 5 से 7 घंटे पढ़ें, लेकिन वो 5 से 7 घंटे की पढ़ाई आपकी एफर्टफुल और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए जो एक अच्छे रिजल्ट्स दे सके। और इसके साथ 2 चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा, उसमें है मॉक टेस्ट की रिगरस प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ये आपको आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में बहुत हद तक हेल्प करेगी और मदद करेगी। और हमें भटकाव से बचना है, लिमिटेड रिसोर्सेज बट मल्टीपल रिवीजन करना है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।